ये खगड़िया जिले की बेलदौर विधानसभा की कहानी है। एक ऐसी जमीन जहां राजनीति भावनाओं से नहीं बल्कि एक बेहद अचूक गणितीय प्रणाली से चलती है। इस इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। हम बेलदौर के 2025 के चुनावी नतीजों का एक बहुत ही शांत, डेटा संचालित और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने जा रहे हैं। यहाँ हम किसी व्यक्ति विशेष पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि उन सिस्टम्स, उन संरचनाओं और उस जमीनी हकीकत को डिकोड करेंगे जो असल में जीत या हार तय करते हैं। तो चलिए, बिना किसी शोर शराबे के इस राजनीतिक जमीन के पेंच समझते हैं। इस ब्रीफिंग को हमने बहुत ही लॉजिकल तरीके से स्ट्रक्चर किया है। हम शुरुआत करेंगे बेलदौर की जमीनी नब्ज से, फिर देखेंगे 2025 का वो हेडलाइन डेटा जिसने सबको चौंकाया। उसके बाद इस नतीजे की एनाटॉमी समझेंगे, सत्ता विरोधी लहर के फेल होने का पैटर्न देखेंगे, जमीनी शिकायतों की बात करेंगे और अंत में 2030 के लिए एक बहुत ही स्पष्ट रणनीतिक ब्लूप्रिंट रखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बेलदौर की नब्ज टटोलते हैं। यहाँ की जमीन और यहाँ के लोग आखिर किस वास्तविकता में जी रहे हैं। देखिए, अगर आप इस मैप को ध्यान से देखें तो बेलदौर कोई आम चुनावी क्षेत्र नहीं है। ये पूरी तरह से कृषि पर निर्भर और भयानक रूप से बाढ़ प्रवण इलाका है। कोसी और बागमती नदियां यहाँ सिर्फ पानी नहीं लाती, वो यहाँ के दैनिक जीवन, यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि चुनावी चक्र को भी पूरी तरह से कंट्रोल करती हैं। ये वो जमीन है जहां हर साल लोगों की आजीविका सीधे तौर पर मौसम और नदियों के मिजाज के भरोसे रहती है। अब जरा इन संरचनात्मक नंबरों पर गौर कीजिए। 100% ग्रामीण क्षेत्र, जी हां, 0 शहरीकरण। साक्षरता दर मुश्किल से 48.59% है। और जो बात सबसे ज्यादा चुभती है वो है लैंगिक असमानता। जहां पुरुष साक्षरता 57% के आसपास है, वहीं महिलाएं सिर्फ 39% पर सिमटी हुई हैं। अब आप सोचिए, शिक्षा का ये स्तर और पूरी तरह से ग्रामीण स्वरूप, ये दोनों मिलकर एक ऐसा मतदाता वर्ग तैयार करते हैं जो राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों यानी वेलफेयर स्कीम्स और स्थानीय संरक्षण पर अत्यधिक निर्भर हो जाता है। यहाँ चुनाव बड़े बड़े वैचारिक मुद्दों पर नहीं बल्कि राशन और बुनियादी अस्तित्व पर लड़े जाते हैं। अब शिफ्ट करते हैं 2025 के उस हार्ड डेटा की तरफ जिसने इस चुनाव को एक अभेद्य गणितीय किले में तब्दील कर दिया। 35,175 वोट। इसे बस एक नंबर मत मानिए। 16.17% का ये विशाल मार्जिन जेडीयू के पन्नालाल सिंह पटेल की जीत के विराट पैमाने को दिखाता है। ये कांग्रेस के लिए महज एक हार नहीं थी, बल्कि जमीनी स्तर पर उनके पूरे स्ट्रक्चर के ढह जाने का सीधा सबूत था। और इस चार्ट में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि पन्नालाल सिंह पटेल का वोट शेयर 48.87% रहा। आपको बता दूं, 2020 में यह 32.40% था। मतलब इतने सालों तक सत्ता में रहने के बावजूद उन्होंने अपने वोट शेयर में 16.47% की एक इम्पॉसिबल सी दिखने वाली छलांग लगाई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के मिथिलेश कुमार निषाद 32.60% पर ही रुक गए। सत्ता में रहते हुए ऐसा उछाल किसी अचानक आई लहर का नहीं, बल्कि एक बहुत ही बारीकी से सेट की गई मशीनरी का नतीजा होता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस मशीनरी की गहराई में जाएं, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारा ये पूरा विश्लेषण भारत के संवैधानिक मूल्यों यानी नागरिकों की गरिमा और पूरी जिम्मेदारी के साथ एक सूचित सार्वजनिक संवाद पर पूरी तरह से आधारित है। हम भारत की डीपीडीपी यानी डेटा संरक्षण और प्राइवेसी फ्रेमवर्क का पूरा सम्मान करते हैं। ये कोई कानूनी सलाह नहीं है, बल्कि सार्वजनिक हित में किया गया एक जिम्मेदार डेटा विश्लेषण है। तो ये हुआ कैसे? चलिए, इस नतीजे की असल एनाटॉमी को समझते हैं। हम यहाँ व्यक्तियों की कमियों की नहीं बल्कि उस सिस्टम की बात करेंगे जिसने ये जीत तय की। अगर हम बेलदौर के इस अनुमानित जाति मैट्रिक्स को देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एनडीए गठबंधन के अर्थमेटिक ने बहुत ही सफाई से कांग्रेस के कोर मुस्लिम यादव बेस को न्यूट्रल कर दिया। कैसे? छोटे और निर्दलीय उम्मीदवारों ने मिलकर 14,000 से ज्यादा बेहद अहम वोट काट लिए। कांग्रेस ने जो निषाद समुदाय के उम्मीदवार को उतारने की रणनीति बनाई थी, वो इन छोटे प्लेयर्स के कारण जमीन पर पूरी तरह से बिखर गई। और अगर आप चुनाव के दिन, जिसे हम गेट आउट द वोट या जीओटीवी कहते हैं, उसकी बात करें तो जमीन और आसमान का फर्क था। एक तरफ सत्ताधारी दल था जिनके पास राज्य स्तर के संसाधनों का एक स्मूथ फ्लो था। उनके पास इस 100% ग्रामीण क्षेत्र के हर कोने तक पहुंचने का लॉजिस्टिक नेटवर्क था। दूसरी तरफ विपक्ष की मशीनरी पूरी तरह से फ्रैक्चर्ड थी। ऐन मतदान वाले दिन संसाधनों की भारी कमी और तालमेल न होने के कारण विपक्ष अपने ही वोटर्स को बूथ तक लाने में बुरी तरह से चूक गया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ इस बार का कमाल है? बिल्कुल नहीं।
इस नतीजे की जड़ें इतिहास में गहराई तक धसी हुई हैं। चलिए इस आधिपत्य के पैटर्न को देखते हैं। इस टेबल पर नजर डालिए। 2010 से लेकर 2025 तक पन्नालाल सिंह पटेल ने यहां लगातार 4 बार जीत दर्ज की है और उनका जीत का मार्जिन हर बार बढ़ता ही गया है। एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर जो आमतौर पर हर नेता को डराती है, यहां एक सेट गणितीय फॉर्मूले के सामने बार बार दम तोड़ देती है। इसे समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसे कहते हैं इनकम्बेंसी इम्यूनिटी या सत्ता की प्रतिरक्षा। इसका सीधा सा मतलब है कि भले ही आपके इलाके में गंभीर कृषि संकट हो, भयानक बाढ़ आती हो, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से जो सीधी नकद सहायता, साइकिल योजना या जीविका जैसे वेलफेयर प्रोग्राम्स आते हैं, वो वोटर्स को इस कदर एक सिस्टम पर आश्रित कर देते हैं कि उनका गुस्सा कभी भी पोलिंग बूथ पर सत्ता परिवर्तन में नहीं बदल पाता। लेकिन ठहरिए, क्या इसका मतलब यह है कि जमीन पर सब कुछ ठीक है? नहीं। चलिए अब जरा बेलदौर की असली व्यवस्थागत शिकायतों और उस संकट की नब्ज को महसूस करते हैं। इस शिकायत हीट मैप को देखिए। ये गहरे लाल रंग में रंगा है। हर साल बागमती और कोसी के तटबंध टूटते हैं और लोगों की पूरी मेहनत बह जाती है। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, जिसके कारण युवाओं और कामकाजी पुरुषों को मजबूरन महानगरों की तरफ पलायन करना पड़ता है। इससे ग्रामीण पारिवारिक संरचनाएं बुरी तरह टूट रही हैं और सबसे विचलित करने वाला आंकड़ा है, जिले में 69.4% बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। ये कोई मामूली हेल्थ इशू नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल और गवर्नेंस फेलियर है। तो इस स्थिति में सवाल ये उठता है कि क्या इसे बदला जा सकता है? बिल्कुल, और इसीलिए अब हम बात करेंगे 2030 के उस रणनीतिक ब्लूप्रिंट की जो इस गणितीय किले को भेज सकता है। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये एक 4 स्टेप लैडर यानी 4 चरणों वाली सीढ़ी है। स्टेप 1, एक मजबूत जमीनी आधार बनाना और सही प्रोफाइलिंग करना। स्टेप 2, सिर्फ बातें नहीं बल्कि एक नया नैरेटिव सेट करना और सरकारी योजनाओं के दावों को जमीन पर काउंटर करना। स्टेप 3, तटबंध टूटने जैसे असली मुद्दों पर एक काइनेटिक यानी सक्रिय आंदोलन खड़ा करना। और आखिरी स्टेप, पोलिंग के दिन बूथ स्तर पर अपना जमीनी आधिपत्य और एक फुल प्रूफ जियो टीवी नेटवर्क सुनिश्चित करना। इस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने के लिए कुछ बहुत ही सामरिक यानी टैक्टिकल कदम उठाने होंगे, जैसे महिलाओं और युवाओं को सीधे टारगेट करना। सत्ताधारी दल के जो हाशिए पर पड़े नेता हैं, उन्हें रणनीतिक रूप से अपने पाले में लाना। और सबसे जरूरी, आपका मैनिफेस्टो पटना है दिल्ली का नहीं बल्कि कोसी और बागमती के समाधान पर केंद्रित होना चाहिए। इसके साथ ही एक शैडो डिजिटल सेल बनाना होगा। अगर कोई कहता है कि सड़क बन गई है, तो अगले 2 घंटे के भीतर उस टूटी हुई सड़क का जियो लोकेटेड वीडियो हर वोटर के फोन पर होना चाहिए। और हाँ, ये पूरी रणनीति तभी सस्टेनेबल है जब हम इसे सही दायरे में रखें। मैं फिर से जोर देना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक विमर्श जिम्मेदारी से ही सस्टेन हो सकता है। ये सब कुछ संवैधानिक गरिमा, प्राइवेसी के प्रति सम्मान और डीपीडब्ल्यू ढांचे की सीमाओं के भीतर ही होना चाहिए। एक जिम्मेदार राजनीति वही है जो डेटा का उपयोग जनता को सशक्त करने के लिए करे, न कि उनके अधिकारों का हनन करने के लिए। डेटा और विज्ञान के जरिए राजनीति को जन कल्याण में बदलने का ये सही समय है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose beyond politics. तो इस ब्रीफिंग के अंत में मैं आपको इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ रहा हूं। क्या हमारे पारंपरिक राजनीतिक तंत्र इस नए हाइपर लोकल डेटा युद्ध के हिसाब से खुद को बदल पाएंगे, या फिर कल्याणकारी निर्भरता पर टिका हुआ यह पुराना स्थापित आधिपत्य बेलदौर में गणितीय रूप से अटूट ही रहेगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।